if a vector equal to I plus 2j plus 3k and b vector is equal to 2i plus 4j minus 5k. Represent two adjacent sides of a parallelogram find unit vectors. Parallel to the diagonal of the parallelogram. ठीक है, क्या बोला गया क्वेश्चन में? इफ ए वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, बी वेक्टर गिवन है, रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, चलो इसी को छोड़ो, ऐसे ले लेते हैं। तो ये हो गया, एक वेक्टर है आपका ए, एक दिया है आपका बी वेक्टर। तो यहाँ से यहाँ तक का इसका एक डायगोनल जाएगा और एक डायगोनल ऐसे जाएगा। तो ये ए वेक्टर है, तो ये आपका बी वेक्टर होगा। तो क्या ये जो डायगोनल है ये ए प्लस बी होगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ। और दूसरा जो वेक्टर है ये ए वेक्टर हो गया। देखो अब ए वेक्टर दोनों में से किसी एक का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, जैसे इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। यहाँ से ये जो वेक्टर मिलेगा वो ए माइनस ऑफ बी मिलेगा, हाँ है ना। इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, अभी इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारे जो डायगनल्स हैं वो डायगनल्स किधर है? ए प्लस बी की डायरेक्शन में और ए माइनस बी की डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हमारे डायगनल है। तो अगर मुझे इसके यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका मतलब क्या? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। सिमिलरली इसका क्या होगा? ए माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए माइनस ऑफ बी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? इसका डायगोनल मिल जाएगा। देख लो जो भी दिया है, ए प्लस बी, तो आई प्लस 2i 3i, 4 प्लस 2 6j, माइनस 5 प्लस 3 माइनस ऑफ 2k, और रूट ओवर 3 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर, माइनस 2 का होल स्क्वायर। 3i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई 7। दूसरा अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दो i, 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर दो 2j, माइनस 5 में से ये सब्सट्रैक्ट कर दो तो 8k, सर। है ना। सर माइनस आई नहीं होगा ए में से बी अच्छा, हाँ, आगे से माइनस लगा लो एक, a माइनस बी क्या है तो। ठीक है, मैंने ये ग्रेटर में से लेस सब्ट्रैक्ट कर दिया ना,
तो 1 + 4 + 64, तो ये 69 हो गया। -i -2j +8k और √69, तो 1/√69 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी आपके डायगोनल पैरेलल टू द, सॉरी, रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो हमें यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल्स बताने, तो हमारे डायगोनल्स ये हो गए और इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर ये हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, शुरू में कई बार ऐसा लगता है ना, जब कई बार डाइजेस्ट ये नहीं होता है कि ए और बी वेक्टर है और डायगोनल वेक्टर, मतलब ए और बी वेक्टर है और उसका डायगोनल वेक्टर a+b है। कई बार देखने में अजीब लगता है ये, है ना। ए बी दिया है और मिड में जो जा रहा है वेक्टर वो a+b जा रहा है। तो ये तो पैरेललोग्राम लॉ से होता है। हाँ, पैरेललोग्राम हाँ के लॉज है, मगर शुरू में जब मान लो आपने बहुत टाइम बाद या आपने छोड़ा हुआ है फिर एकदम से देख रहे हो, तो उस टाइम पे डाइजेस्ट नहीं होता ये चीज़ें। क्वेश्चन 2। कोई कोलिनियरिटी के बारे में हमने देख लिया था कि अगर इफ टू साइड्स आर कोलिनियर देन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता है। अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? अरे सर, ए इक्वल उनका टू लैम्डा इनिशियल टाइम्स ऑफ पॉइंट बी। से हम सर वो लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा। लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा वाला वैल्यू हो जाएगा ना। तो हमारे पास दिया हुआ है कि लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी 3 non-zero vectors such that any two vector या any two of them are non-collinear if a plus 2b is collinear with c vector and b plus 3c vector is collinear with a vector, then prove that a vector plus 2b vector plus 5c vector equal to 0। ए बी सी के बारे में क्या बोला गया है कि ए बी सी जो आपके पास वेक्टर्स हैं वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और एनी टू ऑफ देम नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो यानी हम ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी नहीं लिख सकते, यानी ठीक है ना। मगर यहाँ पे क्या दे रखा है कंडीशन ए हमें प्लस ए टू बी प्लस, लैम्डा सी हो सकता है। हाँ ए प्लस
2b इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ c है, और दूसरा b प्लस 3c इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ a हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। तो इस वैल्यू को इस तरफ ले हाँ लो, हाँ तो a प्लस 2b माइनस ऑफ लेमडा c इज इक्वल टू 0, और यहाँ से म्यू a माइनस ऑफ b और माइनस ऑफ 3c इज इक्वल टू 0। ऐसा है। अब देखो यहाँ पे इसमें a का जो कोपिसेंट है उसके बारे में तो आइडिया नहीं, मगर ये जो है b का जो कोपिसेंट है ये तो श्योर आपका 2 होना चाहिए। तो इसको आप ना पॉजिटिव ले लो, तो माइनस ऑफ म्यू a प्लस b और माइनस ऑफ 3c, सॉरी माइनस प्लस और ये प्लस, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका b का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो 2 करेंगे तो ये 2 म्यू a प्लस 2b और प्लस 6c हो जाएगा, इतना इक्वल टू 0। अब दोनों जो है ना, इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, माइनस लेमडा c, इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से इस लेमडा, देखो इसका लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा। अब है ना, कोफिशिएंट ऑफ a कितना है, 1 है, तो 1 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ b कितना है, 2b हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ c कितना है, 6c हो गया। सर वो म्यू की वैल्यू -1/2 नहीं होगी? 2 हमें म्यू। u की वैल्यू नहीं लिखनी है ना यहाँ पे, हमें तो ये प्रूव करना है कि 6c, यहाँ पे 6c, यहाँ सॉरी a प्लस 2b प्लस 6c, हमें ये प्रूव करना था कि इसका वैल्यू 0 है। अब देखो ये a b c इधर टर्म आ गए, इतना इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे म्यू अल्फा ये जो भी है इतना इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें म्यू का वैल्यू नहीं निकालना, हमें ये दिखाना है कि ये वाला जो टर्म है ओवरऑल इक्वल टू 0 हो जाए। तो मैंने जो कोपिसेंट यहाँ पे b में दिए थे वो इधर से ले लिए, और जो c का कोपिसेंट यहाँ पे अननोन था वो यहाँ से ले लिया, हाँ है ना। तो इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। क्लियर है। हाँ अभी हमने इससे पहले 2 वेक्टर्स के बारे में बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं कोलिनिटी ऑफ पॉइंट्स विथ 3 वेक्टर। ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ थ्योरम है। तो थ्योरम है कि 3 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर a b and c are collinear if and only if there exist 3 scalar x, y, z, not all 0, simultaneously
such that दो कंडीशन आती है इसमें, एक तो कि x a वेक्टर y b वेक्टर प्लस z ऑफ c वेक्टर इतना इक्वल टू 0 हो जाए टुगेदर विथ x प्लस y प्लस z ये 0 हो जाए। तो तीन वेक्टर को हमने क्या बोला कि थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर जब ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से फ़ायदा क्या है कि मैं जेड को ना ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपका जो टर्म है ये एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर और जेड वाला जो है इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई और सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका एक्स कॉमन हो जाएगा, ये ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, और बी वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, इतना इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पे जो सी है, सी अब रेफरेंस पॉइंट बन गया, सी रेफरेंस पॉइंट बन गया। इसका मतलब अब जो ये वेक्टर है ये ए सी हो गया, या आप माइनस कर लो, या अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, इसे हम ए सी लिख देते हैं अभी, ए सी एक्स ए सी और माइनस ऑफ इसको लिख देते हैं पी सी ऐसा। तो ए सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ वाई बाई एक्स को हमने कांस्टेंट लिख दिया लैम्डा और ये हो गया बी सी वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हो गए, है ना। अब माइनस लेमडा की जगह कोई तीसरा आप लेमडा पुट कर दो, या आप इसको सी ए ऐसे लिख लो और इसको म्यू टाइम्स ऑफ सी बी लिख लो। तो क्या ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे, है ना। तो अगर एक वेक्टर ये है कोलिनियर विथ ये, तो इसका मतलब तीनों ही पॉइंट सी ए और बी तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे, हाँ है ना। तो ये चीज़ है, तो हमें क्या है ये कंडीशन याद रखनी है आगे के लिए कि अगर एक्स ए वाई बी और तीन कोई भी वेक्टर ए बी सी दे रखे हैं, अब हो सकता है कि ए बी सी आपका कुछ भी हो, ये अपने आप में एक वेक्टर हो सकता है, सही है। तो ए बी सी तीन वेक्टर दे रखे हैं जिसको कोलिनियर प्रूफ करना है, तो आपको तीन कांस्टेंट देखना है जिसका समीशन इक्वल टू 0 हो। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं कि ये कोलिनियर है। जैसे आपने जब इससे ऊपर वाला वैल्यू, इसमें तो कोलिनियर नहीं है ना, इसमें नहीं है। तो ये हो गया। और एक और तरीका है इसको प्रूफ करने का, आप सेक्शन फार्मूला के थ्रू भी इसको प्रूव कर सकते हो। जैसे यहाँ से आप, इन्होंने ए बी इक्वल टू लेमडा लेके चले गए, मतलब इस तरह से कर लेते हैं, एक्स ए एक ही लाइन में हो जाएगा, वाई बी इक्वल टू माइनस ऑफ जेड सी वेक्टर। तो जेड सी वेक्टर दे रखा है, तो यहाँ से आप जेड का वैल्यू निकाल लो माइनस ऑफ जेड का, तो ये एक्स प्लस वाई आएगा। तो एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स प्लस वाई माइनस जेड की जगह पे। तो सी वेक्टर जो होगा वो एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर बाई एक्स प्लस ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ तो हमने सेक्शन फार्मूला का यूज़ कर दिया है ना, है ना। हाँ तो इसका मतलब क्या होगा, सी वेक्टर डिवाइड ए एंड बी वेक्टर in ratio y ratio x।
तो जाहिर सी बात है ये ए और बी में अब इंटरनली करेगा तो ए और बी यहाँ कहीं पे सी होगा आपका, है कि नहीं? तो आप ऐसे भी देख सकते हो, इसको ऐसे भी देख सकते हो। जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं इसमें। सो डेट द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर आर कोलिनियर, तो पॉइंट लिख रहा हूँ डायरेक्टली मैं, a माइनस 2b प्लस 3c, ये एक वेक्टर है, माइनस ऑफ 2a प्लस 3b माइनस ऑफ c, ये एक वेक्टर है, और 4a माइनस 7b प्लस 7c। तो ये 3 वेक्टर है, इसको कोलिनियर प्रूव करना है आपको, ठीक है? तो क्या करोगे, किसी एक को रेफरेंस पॉइंट मान लो, मान लेते हैं कि ये हमारा रेफरेंस है, पी क्यू आर मान लेते हैं, तो इसे रेफरेंस कह देते हैं। तो अगर ये रेफरेंस होगा तो इससे आप क्यू पी पॉइंट निकाल लो। तो क्यू पी वेक्टर के लिए इसको सब्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ 3a और प्लस ऑफ 5b और यहाँ पे प्लस ऑफ माइनस माइनस, माइनस ऑफ 4c वेक्टर हो जाएगा। और अगर आप r ऑफ p वेक्टर देखोगे, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो 3 ऑफ a माइनस 7 है इसमें, ये तो प्लस माइनस ऑफ 5b हो जाएगा और ये प्लस 4c हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है ना, क्यू पी वैक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ आर पी वैक्टर है। अभी नीचे वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाला बन जाएगा, है कि नहीं? हाँ सर। तो ये तरीका है, आपको इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोप्लेनरिटी की, कि 3 वेक्टर कब आपके कोप्लेनर होंगे। तो थ्योरम 1 है हमारे पास यहाँ पे, let a vector and b vector be two given non-zero non-collinear vectors, ठीक है? then any vector are coplanar with a and b, any vector are coplanar with vector a and vector b can be uniquely expressed as r vector equal to xa plus y times of b vector for some scalar x and y। तो अभी हम और भी देखेंगे, कोप्लेनर निकालने के और भी अलग अलग मेथड्स हैं। एक मेथड ये है हमारा कि r इक्वल टू
एक्स ए प्लस वाई बी आपका, अगर दो वेक्टर एक ही प्लेन में दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर इसी प्लेन में दिया हुआ है, तो ये दो हमारे पास वेक्टर दे दिए, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब इस प्लेन में आप कहीं पे भी आप तीसरा एक वेक्टर ले रहे हो, जिसके लिए कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है? लेट ए एंड बी बी इज नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो ये दोनों ए और बी जो है नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। एनी वेक्टर आर कोप्लेनर विथ ए एंड बी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस। अब आप इस प्लेन में कोई भी एक वेक्टर ले रहे हो कहीं पे भी, जैसे आप मान लो ऐसा वेक्टर ले लो, ठीक है, ऐसे वेक्टर, इसके पैरेलल वेक्टर ले लो, इसके पैरेलल वेक्टर ले लो, ठीक है, कहीं पे भी आप अगर कोई वेक्टर लेते हो, अगर पैरेलल लेते हो तो आर वेक्टर इन दोनों में से किसी एक से रिप्रेजेंट हो जाएगा, दूसरे वाला वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, सही है ना। और अगर आपने ऐसा वेक्टर लिया है जो ना ए के पैरेलल है ना बी के पैरेलल है, तो वो इसके साथ में ट्रायंगल बनाएगा। क्या कहते हो, ऐसा होगा? ठीक है, हाँ। तो हो यहाँ पे जो ये थर्ड वाला वेक्टर है, वो थर्ड वाला वेक्टर को आप इन दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि जैसे कई बार क्या है, मान लो आपने एक वेक्टर ये लिया, एक वेक्टर ये लिया, अब यहाँ पे इतना बड़ा वेक्टर कोई ले लिया, तो आप क्या कर रहे हो, इसको ट्रायंगल बनाने के लिए आपने इसे लेमडा से मान लो मल्टीप्लाई कर दिया, या किसी कांस्टेंट से, इसे किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो सके। तो अब इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, तो अब क्या होगा कि आप ये तीनों साइड मिलके एक ट्रायंगल बना देगा। अगर ये ट्रायंगल बनाएगा तो इन तीनों का जो वैल्यू है, जैसे मान लो ये ए, इसको बी, और एक्स ए, और इसे वाई बी कह देते हैं, इसे समथिंग आर वेक्टर कह दिया, तो इन तीनों का जो सम है, जैसे मान लो साइक्लिक अगर जाएगा तो इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, इस तरह से, है ना। हम्म। तो ये हो गया, इसका डायरेक्शन इधर कर लो, इसका डायरेक्शन इधर कर लो, इस तरह से अगर हम देखें तो, है ना। तो अब इसके आगे आने वाला जो प्लस माइनस साइन है, वो तो ये कांस्टेंट एडजस्ट कर देगा, तो ये तीनों आपके का सम करोगे तो वो 0 हो जाएगा, एक प्लेन में है तो। जनरली इसको क्या बोलते हैं, ये आपका बोलते हैं कि आर, यहाँ पे जो ये है लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे आर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है एक्स ए और वाई बी पे। क्लियर है बेटा? हाँ। आर जो वेक्टर है वो कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट। अब कोई वेक्टर को लीनियरली डिपेंडेंट कब बोला जाएगा? जब उस वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर की हेल्प से लिखा जा सके। अगर लिखा जा रहा है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, और नहीं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसी के साथ में लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इसको भी देख लेते हैं। अब 3 या 3 से ज़्यादा हो सकते हैं हाँ वेक्टर। तो लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन है आपकी, वेक्टर आर कैन बी are said to be linearly dependent on other vector a b या a c if r vector can be represent in form of a and c।
और लीनियरली इंडिपेंडेंट, जैसे यहाँ पे हमने r इक्वल टू x टाइम्स ऑफ a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ या b टाइम जो भी आप लो x और y टाइम्स ऑफ c ले लिया, ऐसे ले लिया। और सेम वही चीज़ x और y जो है नॉट ऑल जीरो एट ए टाइम, सब एक ही बार में जीरो नहीं हो सकते। लीनियरली इंडिपेंडेंट, फैक्टर्स, एक सेकेंड बेटा। vectors A, B and C are said to be linearly independent if any one of them can't be represent with the help of other। किसी एक को दूसरी की हेल्प से नहीं लिख सकते। कैसे? जैसे मान लो आई जे के वेक्टर है आपके, तो आई जे को कभी भी आप कुछ भी कर लो, ठीक है, आई और जे के समीशन से के तो सॉरी जे और के समीशन से आई तो नहीं बनने वाला, या आप आई और जे को आई और के का समीशन लो तो इससे कभी आपका जे नहीं बनेगा। क्या कहते हो? हाँ सर। ठीक है, तो जो ऐसे वेक्टर होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं, तो उससे आप आपस में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब है तीन, देखो, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर और तीनों अलग अलग प्लेन में है। सही है, ये दो तो एक प्लेन में हो सकते हैं, तीसरा वाला तो एक इस प्लेन में नहीं आएगा ना। तो कभी भी नहीं सर। आप जो ऐसे वेक्टर्स हैं आई जे के हैं, क्योंकि ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, इसको नॉन कोप्लेनर बोलते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऊपर कोप्लेनर वेक्टर की, तो जो कोप्लेनर वेक्टर होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अगर तीन वेक्टर एक प्लेन में है तो वो कोप्लेनर है, कोप्लेनर है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट भी होंगे। मतलब किसी एक वेक्टर को विद द हेल्प ऑफ अदर टू वेक्टर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मगर अगर तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर है तो उसे आप किसी भी फॉर्म में किसी एक को दो की हेल्प से नहीं लिखा जा सकता। ठीक है ना? क्रॉस प्रोडक्ट अलग बात हो जाती है, वो लीनियरली नहीं होता। हाँ, एडिशन आप करोगे तो वो लीनियरली है, मतलब लीनियर का मतलब एक टाइम पे एक ही वेक्टर आएगा। सही है, क्रॉस प्रोडक्ट अलग चीज हो जाती है। तो इसीलिए लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट में आपका इंडिपेंडेंट में क्या आएगा? थ्री वेक्टर विच आर नॉट इन ए प्लेन, ऐसे वेक्टर जो एक प्लेन में नहीं है। लीनियरली डिपेंडेंट में आता है वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सही है, अभी इन तीनों वेक्टर को ऐसा नहीं है कि मैं आर वेक्टर को लीनियरली डिपेंडेंट बोल रहा हूँ। अगर मैं कह दूं कि ए बी सी आर थ्री लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, तो इसका मतलब है कि कोई भी एक वेक्टर को विद द हेल्प ऑफ अदर टू वेक्टर लिखा जा सकता है। ठीक है। हाँ तो ये आपका था थ्योरम वन। इसी के साथ में एक और थ्योरम है,
कोप्लेनरिटी के लिए कि अगर आप ये प्रूव कर दो, एक तो ये है कि आपने r इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ a प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b या x ऑफ a और b y ऑफ b देख कर लिया था। दूसरा क्या है कि इफ a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर आर थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर vectors and x, y, z are three scalar, then xa plus yb plus z of c is equal to 0। अगर ये 0 होता है तो this implies that x plus y plus z को 0 होना पड़ेगा। क्या बोला है देखो, हम कह रहे थे कि ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होती है एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। अब देखो आपने ऐसी कंडीशन लिख दी ना, तो इसमें इसमें क्या है कि आपका किसी एक वेक्टर को आप विद द हेल्प ऑफ अदर टू वेक्टर लिख पा रहे हो, यानी आप एक्स को इधर ही रहने दो, वाई और इसको बी और सी को इधर ले लो, बी को इधर रहने दो, ए और सी को इधर ले लो, सी को इधर रहने दो, इन दोनों को इधर ले लो। तो क्या कोई एक वेक्टर को दूसरे की हेल्प से मैं लिख पा रहा हूं यहाँ पे, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो? हाँ या ना? यहाँ हम ऐसे देख सकते हैं ना बेटा, माइनस ऑफ वाई ऑफ बी माइनस ऑफ जेड ऑफ सी। तो क्या मैंने ए को बी और सी के टर्म में लिख दिया, हाँ और वाई ऑफ बी को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो माइनस ऑफ एक्स ऑफ ए और माइनस ऑफ जेड ऑफ सी। अगर मैं ऐसे लिख पा रहा हूं तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, और जो लीनियरली डिपेंडेंट होता है वो कोप्लेनर होता है, ठीक है। मगर क्या है कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए बी और सी आर थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, तो ये कोप्लेनर नहीं है। अगर कोप्लेनर नहीं है उसके बाद बावजूद भी ये 0 हो रहा है कि नहीं? नॉन कोप्लेनर नहीं होके भी ये क्या हो रहा है आपका, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस ये 0 हो रहा है। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और जेड, इन तीनों को सेपरेटली 0 होना पड़ेगा, तब जाके आप बोलोगे कि ये नॉन को, क्योंकि नॉन को प्लेनर वेक्टर का कॉम्बिनेशन कभी मैं ऐसे बना ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। तभी भी आप कह रहे हो नहीं हो रहा है, हाँ सर। तो हो रहा है तो इसका मतलब इसके आगे का जो कोफिशिएंट है वो सब 0 0 हो जाए। हाँ ठीक है, तो इसके आगे का कोफिशिएंट अगर 0 0 0 हो जाएगा, तब जाके मैं बोलूंगा कि ये नॉन कोप्लेनर वाली कंडीशन इस तरह से सेटिस्फाई करता है। तो ये है आपका थ्योरम 2। ठीक है, और अब देखो क्या है कि ये तो आप था टेस्ट ऑफ 3 पॉइंट, 3 पॉइंट के बारे में आप टेस्ट कर रहे हो कि ये कोप्लेनर है कि नहीं। 4 पॉइंट अगर आप लोगे ना तो वो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ठीक है। अब उसका भी प्रूव है इसमें, टेस्ट ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ थ्योरम 4। तो आपका है कि 4 पॉइंट्स with position vectors a b c and d are coplanar
if and only if there exist scalars x, y or z, u, not all zero, such that x of a, y of b, z of c plus mu of d equal to 0, where x plus y plus z plus u इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बोला गया है, 4 पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर एक्स वाई जेड यू नॉट ऑल जीरो एट ए टाइम। तो इस तरह का आपका कंडीशन होगा वेयर एक्स वाई जेड और म्यू इक्वल टू 0। तो आपने कोई भी वेक्टर ले रखा है, अब वो प्लेनर लो या नॉन प्लेनर लो, देखो 4 अननोन इसमें आ रहे हैं तो 4 अननोन आ रहे हैं ना, तो उसमें आप देखोगे कि वो हमेशा कोप्लेनर ही होंगे, क्योंकि कंडीशंस पे डिपेंड करता है आपका। सही है, जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि ए बी वैक्टर इक्वल टू हमने ले लिया लेमडा टाइम्स ऑफ ए सी वैक्टर और म्यू टाइम्स ऑफ ए डी वैक्टर, इस तरह से ले लिया ए बी, तो ये बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे लेमडा टाइम्स ऑफ सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका म्यू टाइम्स ऑफ डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बी वेक्टर मिला, ए वेक्टर मिला, यहाँ पे लेमडा टाइम्स ऑफ सी आया, लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर आया, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डी वेक्टर आया, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर आया। तो ए वेक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हो, ए वेक्टर 1 माइनस लेमडा माइनस म्यू, ये ए वेक्टर हो गया, माइनस ऑफ बी वेक्टर, सी वेक्टर के लिए आपका लेमडा टाइम्स ऑफ सी आ रहा है और डी के लिए म्यू डी आ रहा है, हाँ या ना, इतना इक्वल टू 0 हो गया ना। और ये 3 वेक्टर हैं देखो, ठीक है, और ये ए बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ऐसा है, तो इसका मतलब है ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर आर कोप्लेनर, है कि नहीं। ये कोप्लेनर होगा, क्यों होगा कोप्लेनर, क्योंकि एक वेक्टर को मैं दो के हेल्प से लिख पा रहा हूँ, है ना। ए बी वेक्टर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए सी और ए डी, इसके फॉर्म में हमने लिखा हुआ है इसको, तो इसीलिए ये तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब आपका वो कोप्लेनर होगा। तो अभी आप क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे जो भी लेमडा का वैल्यू होगा और म्यू का वैल्यू होगा, तो ये वाला जो वैल्यू है वो लेमडा म्यू से डिफरेंट तो होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे ए का जो कोफिशिएंट है, बी का जो कोफिशिएंट है, सी का जो कोफिशिएंट है और डी का जो कोफिशिएंट है, चारों डिफरेंट हैं कि नहीं, है कि नहीं। ये चारों डिफरेंट है, अलग अलग कोफिशिएंट आ रहे हैं, मगर इन सभी का आप समेशन अगर लेते हो, कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ सी एंड कोफिशिएंट ऑफ डी, तो इन चारों का समेशन लोगे तो 0 नहीं आएगा। हाँ। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि अगर हमारे पास 4 वेक्टर हैं जिसका कोफिशिएंट जैसे एक्स वाई जेड प्लस यू है और ये इक्वल टू 0 हो रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू का जो वैल्यू होगा वो भी 0 होगा। तो ये हमारा थ्योरम था। इसका मतलब 4 पॉइंट अगर आप लेते हो तो वो 4 पॉइंट हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर ही होंगे, या 4 वेक्टर आप ले रहे हो जो। क्लियर है बेटा।
तो ये आपको कोप्लेनिटी के बारे में, लीनियर कोफिशिएंट यानी लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये देखा कि अगर मेरा पैरेललोग्राम दे रखा है तो उसका डायगोनल ए प्लस बी और ए माइनस बी के डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी के डायरेक्शन में होंगे। दूसरा हमने ये देखा कि अगर आपके पास कोई 3 वेक्टर्स दे रखे हैं तो 3 वेक्टर्स नॉन कोलिनियर और कोलिनियर, दो चीज़ों की बात की थी। तो अगर कोलिनियर होते हैं, इफ 3 वेक्टर आर कोलिनियर देन एनी वन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ अदर 2 वेक्टर। ठीक है, तो उसको कोलिनियर बोलेंगे। अगर नॉन कोलिनियर है तो आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी ए और बी नॉन कोलिनियर है तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। अगर नॉन कोलिनियर है तो ऐसा हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 ना, ए इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, ये नॉन कोलिनियर है। ठीक है, तो कोलिनिटी ऑफ पॉइंट में हमने 3 पॉइंट के बारे में देखा था, तो ए और बी को सी के टर्म में लिख दिया, सी को, है ना, तो ये कोलिनियर हो गए। या आप एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0 लिख रहे हो विद द, और उसके साथ में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो रहा है, तो अगर ये ऐसे लिख पा रहे हो, यानी 3 ऐसे स्केलर आप फाइंड कर पा रहे हो जिसको ए और बी सी के आगे से लगा दिया जाए तो वो इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें कोप्लेनरिटी की। if 3 vector are said to be coplanarity या coplanar if any one vector can be represented with the help of other 2 vector, या तो कोलिनियर होने चाहिए। अगर वेक्टर कोलिनियर है इसका मतलब आपका वो कोप्लेनर भी होगा। अगर आप किसी एक वेक्टर को विद द हेल्प ऑफ अदर 2 वेक्टर नहीं लिख पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि वो कोप्लेनर भी नहीं होगा। हाँ है ना, उसके बावजूद भी नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, उसके बावजूद भी आप क्या कर रहे हो कि नहीं उसको 0 बना रहे हो, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0 कर रहे हो, तो एक्स बी और एक्स वाई और जेड वो सेपरेटली 0 होंगे। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। ये डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो है क्या? एक्चुअली क्या है, जब आपने 2D पढ़ा ना तो 2D में भी इसको देखा था। जैसे मेरे पास एक्स एक्सिस दे दिया, ये वाई एक्सिस दे दिया, यहाँ पे मैंने एक लाइन ले लिया। ठीक है, और ये जो मैंने लाइन ले रखा है ये मान लो कि आर है, यहाँ से यहाँ तक का आपका आर दे रखा, और ये एंगल आपका थीटा है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ऐसा होगा। हाँ मैं यहाँ आ गया इसके ये, तो ये जो लाइन है वो इससे, इसको मैं आर कॉस ऑफ थीटा लिख सकता हूँ, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आर साइन थीटा लिखता था मैं इसको, या आप इस पॉइंट को बोलोगे तो ये आर कॉस ऑफ थीटा और आर साइन ऑफ थीटा होगा। और ये जो पॉइंट है, जैसे जैसे मेरा आर वेरी करते जाएगा, ये इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है सबको रिप्रेजेंट कराएगा, करेगा मतलब, है ना। थीटा फिक्स है, सही है ना, ये एंगल अगर फिक्स है, आर आप चेंज करते जाओ तो क्या आपका जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर ही मूव करेगा। है ना, आर इस तरफ आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, इधर आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव की डायरेक्शन आप इंक्रीज करते जाओ, इधर जाते जाएगा, हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। निगेटिव में आप इंक्रीज करते जाओगे तो इधर इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका थीटा आर साइन थीटा है, आर कॉस थीटा है। तो यहाँ पे जो ये थीटा है ना, ये इंक्लिनेशन है। ये इंक्लिनेशन ये डिसाइड कर देता है कि मेरा लाइन किस पॉइंट से या किस स्लोप से पास हो रहा है, और अब वो सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि ये जो आगे, इसके आगे कोसाइन लिखा है यानी कॉस लिखा है, कॉस ऑफ थीटा आया, तो ये है एंगल
सही है, एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस। और दूसरे साइन को आप ऐसे लिख सकते हो 90 माइनस ऑफ थीटा, जिससे आप 90 माइनस ऑफ थीटा को आप बीटा भी ले लो, इसको अल्फा ले लो। तो क्या मैंने एक्स एक्सिस से, मेरा जो लाइन है वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वो कॉस ऑफ अल्फा और कॉस ऑफ बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, मगर 2D में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं। तो कंप्लीमेंट होने की वजह से क्या है कि मैं एक एंगल रिप्रेजेंट कर दूं तो दूसरे को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही से आपका पोजीशन पता चल जाता है कि मेरी लाइन की पोजीशन क्या होगी। यानी कि अगर आपको ये बोल दिया गया कि अगर एक लाइन है, उसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री दे रखा है, तो आप डायरेक्टली ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, मगर 3D में ऐसा नहीं होता। 3D में जो तीनों ही प्लेन है वो इंडिपेंडेंट है। सही है, तो वो अलग अलग प्लेन से अलग अलग एंगल बना रहा होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या आप जेड एक्सिस की बात करोगे तो एक्सिस भी अलग है। तो अगर एक लाइन आपने कोई ले रखी है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, 60 एंगल बना रही है, तो आप वाई और जेड से कितना एंगल बनाएगी वो बता नहीं सकते डायरेक्टली। ठीक है, तो इसीलिए क्या हम्म, है कि यहाँ पे आपके पास दो एक्सिस था तो एक कंडीशन सफिशिएंट थी, वहां पे अगर तीन एक्सिस है तो दो कंडीशन होनी सफिशिएंट है। तब जाके आप बता पाओगे कि आपकी लाइन यूनिकली कहाँ से पास होगी। तो उस केस में आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों से इंक्लिनेशन बताना पड़ता है लाइन का, कि भाई लाइन का इंक्लिनेशन एक्स से अल्फा है, वाई से बीटा है और जेड से गामा है। तब जाके आप लाइन को 3D में एक यूनिकली रिप्रेजेंट कर पाओगे कि मेरी लाइन इस जगह से पास हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन की जरूरत पड़ी हमें। डायरेक्शन इसलिए क्योंकि वो लाइन के बारे में यूनिकली आपको बता पाए कि लाइन मेरी किस डायरेक्शन में पास होगी। सही है, कोसाइन का मतलब यही है कि आप अल्फा बीटा गामा के टर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन किसे बोला है हमने? इफ एनी लाइन, एनी मत लिखो, इफ ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा angles with x, y and z axis respectively, then cos of alpha, cos of beta or cos of gamma, known as direction cosine of line। क्लियर है बेटा? तो ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन हो गई। इसका मतलब अब लाइन का आपको एक्स वाई जेड तीनों ही एक्सिस से क्या पता चल गया? इंक्लिनेशन पता चल गया। तो इसे हमने कॉस अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा इस तरह से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब क्या है कि मान लो आप 3D में आ जाओ। 3D में आ गई हम, और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते मान लो। ठीक है, तो और अब क्या है कि ये पॉइंट, ये ओरिजिन है आपका। ओरिजिन से एक्स एक्सिस से मान लो ये अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, और इससे ये गामा एंगल बना रहा है। सॉरी, हाँ, अल्फा बीटा गामा। तो ये बीटा एंगल बना रहा है एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है ये। दूसरी बात क्या है कि ये जो आपकी लाइन होगी, मान लो कि इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट है। जैसे आपने कह दिया है कि इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, या आप ए बी सी इस तरह से ले लो। चलो एक्स वाई जेड ही लेते हैं, एक्स वाई जेड इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ले लिया हमने एक वेरिएबल, इसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लिख देते हैं।
ठीक है, तो ये मैंने इसका कोऑर्डिनेट ले लिया। अच्छा, ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस होगा क्या वो रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हो गया। अब क्या है कि मैं 3D में एक पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरा 3D है और इस 3D में मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ से ये हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, और यहाँ पे कहीं पे एक इस तरह से मान लेते हैं हम, थोड़ा सा ऐसे आ जाओ, है ना। इसको देखो आप, जैसे ये आपका 3D हो गया, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, यहाँ कहीं पे आपका ओरिजिन है। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, 3D में। तो मुझे क्या है, पहले एक्स एक्सिस में जाना पड़ेगा, वाई एक्सिस में जाना पड़ेगा, फिर मैं जेड पे गया था, तो मैंने कहा था यहाँ पे हम पॉइंट तक का पहुंच जाएंगे। जब इस पॉइंट को डायरेक्टली मैं इससे ज्वाइन करूंगा तो ये मुझे आर का वैल्यू देगा, ये वाला जो वैल्यू है ये आर का वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब क्या है कि जब ये आर है, इस आर को आपने एक्स एक्सिस से ज्वाइन किया ना, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा। जब इस आर को वाई एक्सिस से ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसी आर को अगर आपने जेड से ज्वाइन किया तभी भी एक ट्रायंगल बनेगा, हाँ या ना। देखो इस तरह से जाएगा, ये जो है आप ऐसे करके देखना और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देना इस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रायंगल बनेगा, इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा। और यहाँ पे आपका एक्स वाई और जेड, तो 3 ट्रायंगल यहाँ पे आपके फॉर्म हो रहेंगे। एक ट्रायंगल इस पे फॉर्म हो रहा है ऐसे, एक ट्रायंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, और एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर ले लो। क्लियर है बेटा? ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखो ये जो एंगल है, ये यहाँ पे आपने जो लिया हुआ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ये प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस है कि नहीं? हाँ सर। तो आपका यहाँ से कॉस ऑफ एल्फा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कॉस ऑफ एल्फा क्या आएगा, एक्स बाई आर आएगा। हाँ। सिमिलरली कॉस ऑफ बीटा वो क्या आएगा, वाई बाई आर आएगा। और कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी ये गामा कहाँ से आ जा रहा है बीच में, बीटा आएगा यहाँ पे, ठीक है, सही तो है, वाई बाई आर और जेड बाई आर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसको ही हमने कोसाइन बोला। और इस कोसाइन को अब हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एम और एन से, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूरी बुक में कहीं पे भी एल एम एन जैसे लिखा हुआ है, इसका मतलब वो डायरेक्शन कोसाइन है। दूसरी बात, यहाँ पे जो एक्स था, ये जो आर है, आर को ही आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखा है, तो ये वाई बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, जेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो ये है। अब क्या है कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, कई बार आपको बहुत बार डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ेगा। मान लो आपके पास कोई एक वेक्टर दे रखा है 3i प्लस 4j प्लस 6k, सही है। तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा, तो आपको इसके डायरेक्शन कोसाइन चेक करना है। तो आप इसका मतलब क्या, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, 2/√ओवर 2 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर, आया ना। तो ये आपका डायरेक्टली इसका डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू और 6 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गए किस, इस लाइन के। क्लियर है? ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है, वो बेसिक एंगल है, उसके साथ मैग्नीट्यूड इंक्लूड नहीं है। तो ये आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा दे रहे होते हैं। यानी कि अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना है, कई बार जब आप एंगल लाइन का एंगल कैलकुलेट करोगे या इंक्लिनेशन कैलकुलेट करोगे, तो वहाँ से हम उसके लिए हमारे लिए जो डायरेक्शन कोसाइन आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। ये यहीं से आप कैलकुलेट करोगे एंगल।
अब इन तीनों में रिलेशन क्या है? अगर आपने एल स्क्वायर कर दिया, एम स्क्वायर कर दिया, एन स्क्वायर कर दिया, ठीक है, या आप कॉस ऑफ अल्फा का स्क्वायर कर दो, कॉस बीटा का स्क्वायर कर दो, और कॉस ऑफ गामा का स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये तीनों का स्क्वायर कर दोगे तो आप ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, दूसरे में वाई स्क्वायर आएगा, तीसरे में जेड स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर में आने वाला वैल्यू सब में सेम है, तो क्या ये 1 दे देगा? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से हमारी कंडीशन क्या आई कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का जो वैल्यू है ना, वो 1 होता है, या कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसमें ही एक और कंडीशन और पूछता है, जब मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख दूँ, और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख दूँ, ठीक है। तो अगर ये तीन कंडीशन मैंने लिखी है और इतना इक्वल टू 1 है, तो आप देखो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा का जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। और फर्स्ट वाली जो कंडीशन है, यानी एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1 जो है, इसका तो आपको बहुत जगह यूज़ करना पड़ेगा। अब बात क्या है, क्वेश्चन किस तरह से देता है। मान लो आपको एल और एम, और ये क्वेश्चन का एक पार्ट होगा, है ना, पूरा क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। बोर्ड में हो सकता है कि 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस में इसको इंक्लूड कर लिया जाए, मगर बोर्ड में जैसे ये भी आता है, ये एज ए हॉट्स को क्वेश्चन आता है कि बस इतना ही पूछता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये 1 1 2 2 नंबर में आते हैं। अब क्या है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर में से एल और एम का मान लो तुम्हें वैल्यू दे दिया, एन के बारे में पूछ लिया, ठीक है, या एक को दे दिया तो 2 का आपका रेशियो में आप ले सकते हो किसी को के फॉर्म में, है ना। एन को कुछ एज्यूम कर लिया तो एम अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि एल एम और एन का ये एक कंडीशन है, एक कंडीशन। अब 3 वेरिएबल है तो 2 कंडीशन चाहिए। मान लो कि मुझे ये कह दिया कि एल इक्वल टू एम है, और मेरे से बोला कि डायरेक्शन कोसाइन निकाल दो, तो हमारे पास 2 कंडीशन हो गई ना, एल इक्वल टू एम और एक और ले लो एम इक्वल टू एन, समथिंग इस तरह से। तो 2 कंडीशन दे रखी है, तो 1 2 और 1 इसको मिला लेंगे तो 3 कंडीशन हो जाएगी, हाँ या ना, ठीक है। या अगर आपको ये हाँ नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो अब एन जो है वो एल के फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं, या तीनों को मैं एल के फॉर्म में लिख सकता हूँ, हाँ सर, लिख। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में प्रोसीड करना पड़ेगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1 का यूज करते हुए। तो ये था डायरेक्शन कोसाइन। अब क्या है कि डायरेक्शन कोसाइन हमेशा किसी भी लाइन का एक यूनिक होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे आपने बोला कि भाई मेरा जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से 30 एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप फिक्स है भाई। अब 10 और 30 का वैल्यू तो फिक्स है ना, ये थोड़ी चेंज हो रहा है। हाँ सर। इसी तरह से क्या है कि अगर मैंने बोल दिया कि मेरा जो लाइन है वो लाइन एक्स एक्सिस से 30 एंगल बना रहा है, वाई से 60 एंगल बना रहा है, और गामा जेड से आपका मान लो 60 एंगल बना रहा है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन जो आएगा वो यूनिक होगा। तो हर एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होता है। हैज यूनिक डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन को ना कई बार ऐसे भी लिखा जाता है डी और सी करके, सही है ना। तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ठीक है बेटा। और दूसरी बात क्या है, इसमें एक कंफ्यूजन और रहता है बच्चे को, बच्चा सोचता है कि भाई टोटल एंगल का सम जैसे 180 या ऐसा कुछ हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। किसी से कितना एंगल भी बना सकता है, जैसे एक से 120 बना रहा है, दूसरे से भी 120 बना दे। क्लियर है, ठीक है। आ, हाँ सर। इस तरह से आपका जो जो भी एंगल है वो मतलब वहाँ से लेके एक्स एक्सिस वाई और जेड एक्सिस इस तरह से, तो ऐसे लाइन जा सकती है, तो इससे एंगल बढ़ जाएगा, है ना। मगर क्या है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का जो टोटल समीशन है वो समीशन 1 होना चाहिए, वो फिक्स है, उतना होना ही चाहिए। तो अगर 3 एंगल आपने ले रखे हैं और ऐसे एंगल ले रखे हैं,
या आपको इस तरह के एंगल दे रखा है जिसका समीशन आपने डायरेक्शन कोसाइन निकाला और वो इक्वल टू 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऐसी कोई भी लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, सही है ना, जो हाँ इस सर। कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है? रेशियोज, सही है। अब जैसे मान लो फिर से हम 2D में आ जाते हैं, यहाँ पे आ गए हम 2D में और हमने यहाँ पे एक लाइन ली। अब ये जो मैंने लाइन ले रखी है, मान लो ये R वैल्यू है और ये आपका ओरिजिन है जैसे मान लो, और आपने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया XYZ। तो XYZ की जगह अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं और इसके ऊपर हमने 2 पॉइंट ले लिया, एक लिया X1 Y1 Z1, दूसरा पॉइंट ले लिया X2 Y2 Z2 मत लो, हाँ मान लो चलो 2 ही ले लेते हैं ये। तो X एक्सिस में जब आप इसके बीच का डिफरेंस देखोगे तो ये X1 है, ये X2 है, सही है। मान लेता हूँ कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है और इसका जो इंक्लिनेशन है, अगर यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे या अल्फा होगा तो यहाँ भी अल्फा होगा। तो अभी मुझे x1 माइनस x2 का जो वैल्यू मिलेगा वो r cos ऑफ अल्फा मिलेगा, क्या कहते हो, ऐसा होगा क्या? हम्म। सिमिलरली y1 माइनस y2 का जो वैल्यू है वो क्या होगा, r cos ऑफ बीटा होगा, और z1 माइनस z2 जो होगा वो क्या होगा, r cos ऑफ गामा हो जाएगा। अब ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ये तो यूनिक है कि नहीं? मगर इसके आगे आने वाला जो r का वैल्यू है ये यूनिक थोड़ी है, ये तो चेंज हो सकता है। हाँ सर। अगर ये चेंज होगा तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 का जो वैल्यू है ये भी चेंज होगा कि नहीं? हाँ सर। अगर मुझे किसी भी, देखो अब मुझे क्या है कि x1 माइनस x2 पता है, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2 पता है ना, तभी भी मैं एक लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मगर वो यूनिक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास टर्म आ रहे हैं, मतलब x1 माइनस x2 आ रहा है, y1 माइनस y2 आ रहा है और z1 माइनस z2 आ रहा है, इसे हमने बोला कि ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। मतलब एक लाइन के जो डायरेक्शन के जो रेशियो हो सकते हैं वो हैं, या आप इसको r cos ऑफ अल्फा, r cos ऑफ बीटा और r cos ऑफ गामा कह सकते हो। ठीक है, ये है ये cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन। अब क्या है कि डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो एक गिवन लाइन के, अगर एक ही लाइन दिया हुआ है तो उस लाइन के कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे कि नहीं? हाँ सर, इन्फिनिट। है ना, क्योंकि आर वेरी करेगा, आर जैसे जैसे वेरी करेगा तो उस हिसाब से आपका डायरेक्शन रेशियो भी वैल्यू करेगा। तो देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज को ऐसे लिखा जाता है डी आर, और डी सी लिखा जाता है आपका डायरेक्शन कोसाइन को, इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो फॉर ए गिवन लाइन। तो अगर आपके पास एक लाइन दिया हुआ है तो उसके डायरेक्शन रेशियो कितने हो जाएंगे आपके, इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा दोनों बातें समझ में आ गई आपको कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? हाँ। हाँ, कंफ्यूजन तो नहीं होगा? अभी तो नहीं हो रहा है, बाद में पता है ना। हाँ, अभी क्वेश्चन